अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सी एस 21 की लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक हमारे पास थ्रेड है। और थ्रेड के जो कंसेप्ट्स हैं और जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म सिलेबस में, क्योंकि इसमें काफ़ी एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी पूछा जाता है थ्रेड के बारे में। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं तमाम टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ फॉर्म में हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए, उनके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया है। आप इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पार्ट में चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या होता है कि कपड़े का या कॉटन का एक लंबा और बारीक धागा, जिस तरह आपने देखा है कि नलगी में धागा होता है या आपके कपड़ों में जो धागा होता है उसे थ्रेड बोला जाता है। अगर हम जनरल बात करें यानी कि आम तौर पर बात करें थ्रेड के बारे में, तो थ्रेड बोला जाता है किसी धागे को। लेकिन कंप्यूटिंग में अगर बात करें तो जो आपके पास लिंक्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके सीक्वेंस को, उनके एक कतार को आप थ्रेड बोलते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शंस की एक मुकम्मल कतार होती है जो एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट होती है, उसे थ्रेड बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो थ्रेड है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन का एक बेसिक यूनिट होता है, जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि थ्रेड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो थ्रेड के अंदर थ्रेड की आईडी होती है, सीपीयू कंटेक्स्ट होता है, स्टैक है, प्रायोरिटी है, इसके अलावा एरनो होती है। मतलब कि एरे इन्फॉर्मेशन को ही एरनो बोला जाता है। यानी कि सीपीयू जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट करता है तो उस टास्क को मैनेज करने के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो थ्रेड के पास होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो थ्रेड है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन का बेसिक यूनिट होता है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए कुछ स्लाइड्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लाइन्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप थ्रेड्स को देखें तो उसका क्या मतलब होता है। यानी कि प्रोसेस और थ्रेड के रिलेशन को समझने के लिए ये स्लाइड आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें दोबारा से ये बताया गया है कि जो थ्रेड्स हैं वो पीस ऑफ कोड होता है। यानी कि प्रोसेस के अंदर एक पीस ऑफ कोड होता है जिसे आप थ्रेड बोलते हैं। यानी कि ये प्रोसेस के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है और थ्रेड को लाइट वेव प्रोसेस भी बोला जाता है। इसके अलावा थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंटली सीपीयू पे स्केजुअल हो सकता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। इसके अलावा यह है कि मल्टीपल थ्रेड जो है वो सिमल्टेनियसली तौर पे रन हो सकते हैं, मतलब कि एक ही बार में रन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल लेते हैं, लाइक एमएस वर्ड की एग्जांपल है, जब आपने अपनी कोई असाइनमेंट वर्ड में बनानी होती है, एमएस वर्ड को आप यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको आइडिया होगा कि आप बहुत सारे काम एक ही बार में कर लेते हैं, मतलब कि आप कीबोर्ड के ज़रिए टाइप भी कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई उसमें इमेज लगानी है, आप इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, मतलब बहुत सारे काम आप एक ही बार में कर लेते हैं। तो ये जो काम हो रहे होते हैं थ्रेड की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जो कि मिलके काम कर रहे होते हैं। जिस तरह कि अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई आप स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं, आपके ग्रामर की मिस्टेक होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उस वर्ड के नीचे एक रेड कलर की लाइट सी लाइन आ जाती है। यानी कि आपको बताया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है या फिर आपके यहाँ पे ग्रामर ठीक नहीं है, तो वो थ्रेड की वजह से होता है। इसके अलावा इमेजेस वगैरह को लोड करना ये भी थ्रेड से ही मुमकिन है। इसके अलावा कुछ बैकअप्स वगैरह लिए जाते हैं। यानी कि जितना भी काम हो रहा होता है, आप वर्ड में जो भी काम करते हैं वो थ्रेड्स की वजह से होता है। उसके बाद यहाँ पे वेब ब्राउज़र की भी एग्जांपल दी गई है। यानी कि एक जो थ्रेड है वो क्या करता है कि इंटरनेट से डेटा को रिट्राइव कर लेता है, यानी कि इंटरनेट से जितना भी डेटा है उसे रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा जो है वो इमेज वगैरह को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको थ्रेड मॉडल के बारे में बताया गया है। थ्रेड मॉडल्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इनकी टाइप्स आपने बतानी होती हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, मैनी टू मैनी, वन टू वन एंड मैनी टू वन। ठीक है, इसकी ये 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ थ्रेड के बारे में ही बताया गया है। यानी कि जब आप थ्रेड के बारे में बात करते हैं तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, विच इज़ शेयर्ड एड्रेस स्पेस, जिसे आप शेयर्ड मेमोरी में बोल सकते हैं। यानी कि प्रोसेसर की मेमोरी सब थ्रेड्स के लिए एक्सेसिबल बना देना। ग्लोबली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि जितने भी थ्रेड्स हैं वो तमाम उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में ये कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह बताए गए हैं। वो ये होते हैं कि थ्रेड्स जो हैं वो फंक्शंस की तरह इन्वोक होते हैं। मतलब कि थ्रेड्स जो हैं इसमें क्या होगा कि जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन के दौरान मल्टीपल फंक्शंस हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो फंक्शन कॉल्स की तरह इन्वोक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड एपीआई के बारे में बताया गया है। थ्रेड एपीआई का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एपीआई की फुल फॉर्म अक्सर पेपर में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको आई थिंक गिवन नहीं है, बट आपने ये याद रखना है कि एपीआई का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि वो फंक्शन जो थ्रेड को क्रिएट करें और मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो थ्रेड एपीआई कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह ही दिए गए हैं कि नंबर ऑफ़ वेंडर्स होते हैं जो कि वेंडर स्पेसिफिक थ्रेड एपीआई प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है और ये मोस्ट वेंडर्स के ज़रिए सपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो पॉसिक्स है
POSIX थ्रेड एपीआई जो है ना, यानी कि इसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे वाइडली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो POSIX का स्टैंडर्ड होता है। यानी कि POSIX का स्टैंडर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ज़्यादातर सिस्टम पी थ्रेड सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे पी थ्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए पी थ्रेड टी यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि ये आपने ऑप्शन आपको गिवन होता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होता है कि आप पी थ्रेड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी थ्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं, पी थ्रेड के बाद अंडरस्कोर, उसके बाद टी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि आप थ्रेड को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि क्या ज़रूरत पड़ी थ्रेड को यूज़ करने की। सबसे पहले जो उसकी वजह है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में चलाना, यानी कि अगर एक ही पीसी गेम है उसे आप विंडो एक्सपी में भी चला रहे हैं, उसके बाद विंडो 7 में भी यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 में भी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हर जगह वर्क कर रही है तो ये थ्रेड की वजह से मुमकिन है। उसके बाद है लेटेंसी हाइडिंग, यानी कि जो सीपीयू है वो कभी किसी ऑपरेशन का वेट भी कर रहा होता है। लेटेंसी का मतलब होता है वेट करना, या किसी काम में कोई डिले को हम लेटेंसी बोलते हैं। तो लेटेंसी को हाइड करने के लिए भी थ्रेड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा स्केड्यूल करने या फिर लोड बैलेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए भी थ्रेड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वाइड सेपरेट यूज़, मतलब कि वाइड सेपरेट यूज़ का मतलब होता है कि POSIX जो थ्रेड्स हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। मतलब POSIX का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला स्टैंडर्ड, इसलिए भी हम थ्रेड को यूज़ करते हैं। ये सारे इसकी वजूहत हैं थ्रेड को यूज़ करने की। उसके बाद है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, और ये वाला जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक लॉग क्वेश्चन भी बन रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलते हैं। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बेसिकली कुछ इस तरह से है कि जब मल्टीपल थ्रेड्स सेम डेटा को एक्सेस करते हैं तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि अगर एक ही रिसोर्स है, एक ही डेटा है, लेकिन मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस करेंगे तो जाहिर है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा गया है कि थ्रेड को यूज़ करते हुए सबसे बिगेस्ट चैलेंज कौन सा होता है। तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का ही होता है, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स एक ही डेटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जो है वो इनकम्प्लीट आ सकते हैं, इनकरेक्ट आ सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक फ़ाइल है, अगर दो स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे उस फाइल को एडिट कर देंगे तो जाहिर है कि रिजल्ट जो है वो गलत आ सकता है, इनकरेक्ट आ सकता है। तो इसलिए सिंक्रोनाइज रखना, सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेटा को कंट्रोल करना और मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पे दोबारा वही सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा डेटा तो फिर क्या हो सकता है, तो रिजल्ट जो है वो इनकहेरेंट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में बताया गया है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। इसमें दो स्टेट्स यूज़ होती हैं, लॉक एंड अनलॉक। मज़ीद इसके बारे में डिटेल्स वगैरह आपको गिवन है। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रीएम्प्टिव्स के बारे में बताया गया है। सिंक्रोनाइजेशन प्रीएम्प्टिव्स का मतलब होता है कि सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टूल यूज़ होते हैं जिसे प्रीएम्प्टिव बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी इसकी गिवन है, जिसमें सबसे पहले आपके पास है म्यूटिक्स लॉक। ठीक है, म्यूटिक्स लॉक जो है वो भी एक प्रिमिटिव है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टूल होता है। इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, यानी कि म्यूटिक्स लॉक को हैंडल करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ में आपको लाइन गिवन होती है और आपने इसका करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना होता है। उसके बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सिंक्रोनाइजेशन में। अगर आपको याद हो, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि बफर ओवरराइट नहीं करेगा जब तक कि प्रीवियस डेटा कंज्यूम ना हो जाए, यानी कि पहले से प्रोड्यूस किया वो डेटा जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता प्रोड्यूसर मजीद डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा। और कंज्यूमर का काम क्या होता है कि डेटा तब तक रिसीव नहीं करेगा जब तक कि बफर में डेटा अवेलेबल ना हो, क्योंकि जाहिर है कि डेटा अवेलेबल होगा फिर ही कंज्यूमर उसे रिसीव कर सकता है। अगर डेटा ही अनअवेलेबल है तो कंज्यूमर उसे रिसीव ही नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूटिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जिसमें आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, नॉर्मल म्यूटिक्स, रिकर्सिव म्यूटिक्स और एरर चेक म्यूटिक्स। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल वेरिएबल है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन प्रीमिटिव नंबर 2, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का इम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा टूल होता है वो कंडीशनल वेरिएबल होता है। कंडीशनल वेरिएबल को देखने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे लॉकिंग ओवरहेड के बारे में। लॉकिंग ओवरहेड का मतलब होता है कि लॉक यूज़ करने का एक ड्रॉबैक भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है, जिसे हम लॉकिंग ओवरहेड बोलते हैं। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहला टूल हमने देखा था उसका जो ओवरहेड है उसे हम लॉकिंग ओवरहेड बोलते हैं, यानी कि उसका ड्रॉबैक होता है, यानी कि थ्रेड को वेट करना पड़ता है और इसी वेटिंग की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इशू में आ जाती है, मतलब कि परफॉर्मेंस इशू बन सकता है, परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल वेरिएबल के बारे में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जो कि ट्राई लॉक होती है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के लॉक यूज़ होते हैं, एक तो होता है म्यूटिक्स लॉक। म्यूटिक्स लॉक होगा तो उसका मतलब होगा कि अगर लॉक अनअवेलेबल है तो वेट करेगा, लेकिन ट्रायल लॉक का मतलब होता है कि वेट नहीं करेगा।
तो ये एक प्रॉब्लम ही होती है और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कंडीशनल वेरिएबल कहलाता है। और यहाँ पे कंडीशनल वेरिएबल की एक आपको डेफिनेशन गिवन है जो कि शॉर्ट में पूछी जाती है, व्हाट इज़ कंडीशनल वेरिएबल। इसके अलावा डेफिनेशन गिवन होता है, आपने बताना होता है कि डेफिनेशन किसकी है। तो कंडीशनल वेरिएबल की यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है। तो एक कंडीशनल वेरिएबल एक डेटा ऑब्जेक्ट होता है जो कि थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जब आपने थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना होगा तो एक डेटा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है जो कि कंडीशनल वेरिएबल कहलाता है। यानी कि ये थ्रेड को ब्लॉक कर देता है जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कंडीशनल वेरिएबल के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो सिर्फ आपकी रीड करने की चीज़ें हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं मज़ीद इसके बारे में क्लियर हो जाए।